हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आईएएस स्टडी सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 एलिमिनेशन टेक्निक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए या किसी भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे वर्क करते हैं और क्या वो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एलिमिनेशन टेक्निक सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अभी आप प्रीलिम्स के लिए फुल फ्लेज्ड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट के थ्रू ही हमें इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है और इस वीडियो में। सो फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू लर्न एंड इम्बाइब। कैसे हम एलिमिनेशन टेक्निक को लर्न करेंगे और इम्बाइब करेंगे। सबसे पहली बात फ्रेंड की हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है एलिमिनेशन टेक्निक की। फ्रेंड्स, आप कितनी भी अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन क्यों ना कर लें यूपीएससी के लिए, लेकिन जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो पेपर अगर आप देंगे तो आपको मैक्सिमम 35 से 40% ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। बाकी जो 60 to 65% जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें आप उनके ऑप्शंस में आप श्योर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको मोर देन 80+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको 40 क्वेश्चंस ही आते हैं और आपको 80 या 85+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो कैसे आप करेंगे। तो इन चीज़ों में एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत हेल्प करती है क्योंकि हमें बाकी के जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन टेक्निक्स के यूज से ही हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा फ्रेंड्स कि यूपीएससी का पेपर अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो यूपीएससी पेपर को टफ कैसे बनाती है। यूपीएससी पेपर को जो टफ है वो वर्ड्स के साथ प्ले करके, लैंग्वेज के साथ प्ले करके, या स्टेटमेंट जो दिया हुआ रहता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें स्टेटमेंट के टोन को चेंज करके यूपीएससी जो है अपने क्वेश्चंस को टफ बनाती है, लेंदी बनाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यही रीजन है कि जिसकी वजह से अगर हम लैंग्वेज अगर उसका कैच नहीं करते हैं तो हम प्रीलिम्स के पेपर में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्विकली आपका जो भी फाइनल आंसर है उसको रीच करने के लिए। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी है कि आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको 40% ही क्वेश्चंस वहां रियल एग्जाम में आते रहेंगे जिसमें आप 100% श्योर है कि यही ऑप्शन सही होगा। अब इसको हम सीखेंगे कैसे इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को, तो प्रैक्टिस के थ्रू। अभी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट में ही हम इंप्लीमेंट करके किसी भी स्किल को सीखते हैं। क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना क्या है कि स्किल है, और स्किल आप तब तक नहीं लर्न कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस न करें। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस जो है अपने मॉक टेस्ट में करनी पड़ेगी, और मॉक टेस्ट में इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करके जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस जब आप करते हैं तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है, और इस तरह से आप जो है इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कैसे इन टेक्निक्स को सीखा, तो फ्रेंड्स जब मैं 10 to 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, वो काम कर रही हैं। और आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो देखेंगे तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये एलिमिनेशन टेक्निक मतलब मोर देन 95% केसेस में सही हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये है एलिमिनेशन टेक्निक की खास बात। अब इसका यूज कब करना है, कब हमें यूज करना है, तो सी फ्रेंड्स, जब आप पेपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है या फाइनल पेपर आप स्टार्ट कर दो, सबसे पहले आप अपने नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब जब ऐसा हो गया 40 क्वेश्चंस आपसे हो गए, उसके बाद क्वेश्चंस में आपको श्योरिटी नहीं हो रही है कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो उन केसेस में when your knowledge get exhausted, ओके, उस केस में आप एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको डिकोड करना होगा पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कि किन टाइप के क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसका एक पैटर्न डिकोड करना होगा। और ये आप कैसे सीख सकते हैं, तो अपने मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करके। और फ्रेंड्स, यूपीएससी का पेपर आपको पास करना है तो आपको थोड़े तो रिस्क लेने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका एक राइट क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो कट जाता है। तो थोड़ा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन सपोज अटेम्प्ट करते हैं, उसमें अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, 2 क्वेश्चन सही होते हैं, तब भी आपका स्कोर पॉजिटिव होता है। तो मतलब कि आप इतना रिस्क 60% रिस्क आप ले सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और एलिमिनेशन टेक्निक्स के साथ एक डिस्क्लेमर ये है फ्रेंड्स कि मे बी डिफरेंट कोचिंग के मॉक टेस्ट में ऐसा ये वर्क करे जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को में अगर आप देखेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो मोर देन 95-96% केसेस में ये वर्क कर रहे हैं। तो मतलब जब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका नॉलेज बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उस केस में अब कोई चारा नहीं है, तो आप इन एलिमिनेशन टेक्निक्स का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और अपने मार्क्स को और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उसको आप 80-85+
पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आप सेफ स्कोर में पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं। कॉमन एलिमिनेशन रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, और ये आपको मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ने की अभी से ही हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज पेपर में क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और सिली मिस्टेक्स, जो आप वर्ड जो फेमिलियर है, इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, तो सिली मिस्टेक्स ऐसे ही होती हैं। हमारा कंसंट्रेशन जो होता है कम होता है इस वजह से। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय बिल्कुल ही अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है, विजिलेंट रहना है, कॉन्शियस रहना है, स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते समय और ऑप्शंस को भी पढ़ते समय। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहला जो एलिमिनेशन टेक्निक है फ्रेंड, वो क्या है कि असर्टिव सेंटेंस। ऐसा कोई वर्ड या स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो असर्टिव हो, मतलब कि जिसमें कोई भी बात जो है वो बहुत ही दावे के साथ कही जा रही है। ठीक है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट जो है वो 99% टाइम्स में रॉन्ग होते हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करके देख सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट में पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट का ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, ठीक है ना, उस स्टेटमेंट को असर्टिव बना रहा है, जोरदार बना रहा है, उसमें कोई बात दावे के साथ कही जा रही है। कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, जिसको अगर हम किसी सेंटेंस में यूज करें तो वो क्या होता है, सेंटेंस को एक्सट्रीम बना देता है, असर्टिव बना देता है। तो मैंने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन करने की कोशिश करी है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और कुछ मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बाद। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। वनली हो गया, वनली किसी भी सेंटेंस में लगता है तो वो उसको इम्फेटिक बना देता है, एक्सट्रीम बना देता है। ठीक है ना। वैसे ही ऑलवेज हो गया, एनी हो गया, एवरी हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, नो, नॉट एट ऑल, नेवर। तो ये वन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं जिनको अगर आप किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो सेंटेंस क्या होगा, असर्टिव होगा और एक्सट्रीम होगा। और ऐसे स्टेटमेंट जो है 99% टाइम्स यूपीएससी में रॉन्ग होते हैं। दूसरे टाइप के जो वर्ड्स हो गए एडवर्ब्स, लाइक रेडिली, स्टेडिली, इंटायरली, कंप्लीटली, टोटली, रैपिडली, इमीडिएटली, एक्सट्रीमली। तो अगर ये वर्ड्स अगर लगते हैं किसी सेंटेंस में तो वो भी इस सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग या इम्फेटिक या असर्टिव बनाते हैं। तो टेस्ट से आपके मॉक टेस्ट में ही इसको ऑब्जर्व करने का कोशिश करना पड़ेगा कि कौन ये वर्ड्स कहाँ लग रहे हैं और इस स्टेटमेंट का, ठीक है ना, टोन क्या हो रहा है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट इसको असर्टिव बना रहा है, तो वैसे केस में वैसे ऑप्शंस जो होंगे, वैसे स्टेटमेंट जो होंगे वो रॉन्ग होंगे। उसके अलावा अनलिमिटेड हो गया या एनीवेयर हो गया, तो ये सारे जो वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में लगते हैं तो वो उस स्टेटमेंट को असर्टिव बनाते हैं, जो कि 99% टाइम्स में रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरा जो है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की, अगर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं और उसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी इवॉल्विंग है, जो अभी इवॉल्व हो रही है, जिसमें अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल रिसर्च के अभी फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसका जो है अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो साइंस एंड टेक में ऐसे केसेस में बेसिकली ऑल ऑप्शंस क्या होते हैं, करेक्ट पाए गए हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया या जीन एडिटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, लाइफ-आई हो गया, mRNA के बेसिस पे वैक्सीन वगैरह बन रही हैं कोरोना की, तो वो हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा अभी जो है ब्लॉकचेन जो है, वो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी वो काफ़ी उसमें है, न्यूज़ में रहता है, तो ब्लॉकचेन आपका हो गया। तो ये सारे इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी हैं जिनका जिनका फ्यूचर क्या है, ठीक है ना, काफ़ी मतलब इवॉल्विंग है अभी, मतलब उस पर रिसर्च वगैरह हो रहा है, तो उसमें और भी नए नए डेवलपमेंट्स आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल हैं। तो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें जनरली सारे ऑप्शंस जो होते हैं सही होते हैं। तो इट कैन डू एनीथिंग, मतलब कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी कर सकता है। मतलब ऑप्शन में जितने भी अगर आते हैं कि इट कैन डू दिस, इट कैन डू दिस, इट कैन डू दिस, तो वो सारे ही यहाँ कुछ भी कर सकता है, बिकॉज फ्यूचर में क्या रिसर्च होगा और उसकी क्या पॉसिबिलिटी होंगी, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके, तो यूपीएससी जो है जनरली ऐसा आपको स्टेटमेंट सेट करती है जो कि करेक्ट होता है। ठीक है ना। क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन में कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, इट कैन डू दिस, इट कैन डू दिस, तो वैसे ऑप्शंस जो है वो सारे सही होंगे। ठीक है ना। या कैन अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में यूज हुआ हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात अगर की जा रही है तो उसमें जो है अगर कैन बी पॉसिबल या कैन डू दिस, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट हो तो वैसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। तीसरा जो एलिमिनेशन टेक्निक है फ्रेंड, वो है नंबर, डेटा या डेट। कोई डेट अगर यूपीएससी में दिया हुआ हो या डेटा कोई दिया हुआ हो या कोई नंबर की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स ऐसा पाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के थ्रू कि ऐसे जो फैक्ट्स या डेटा होते हैं दे आर रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे
डेटास को बेसिकली आपको रॉन्ग कंसिडर करना है, ठीक है ना। जैसे कि कोई ईयर आपको सपोज मेंशन किया हुआ है किसी इवेंट से रिलेटेड या किसी स्कीम से रिलेटेड, कोई अमाउंट दिया हुआ है या कोई रुपीस वगैरह का अमाउंट वगैरह दिया हुआ है बेसिकली, तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पाएंगे कि इसको एब्सर्डली मैग्नीफाइड कर दिया जाता है। जैसे कि सपोज 10 ईयर्स की बात अगर है, किसी स्कीम की सपोज 10 ईयर्स का कुछ ड्यूरेशन है तो 50 ईयर्स या 25 ईयर्स ऐसे कर दिया जाता है। कहीं 100 ईयर्स है तो उसको 1000 ईयर आपके ऑप्शन में दे देगा, जानबूझ के कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के ट्रेंड से आप इसको पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो एब्सोल्युटली मैग्नीफाइड होता है। तो ऐसे जो नंबर, डेटा या डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो मोस्टली रॉन्ग पाए गए हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर किसी स्टेटमेंट में वर्ल्ड्स फर्स्ट की बात की जा रही है या लास्ट की बात की जा रही है या लार्जेस्ट पर्सन की बात की जा रही है, लार्जेस्ट या फेमस प्लेस की बात की जा रही है, तो वो भी जनरली पाया गया है कि ऐसे स्टेटमेंट भी रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है फ्रेंड्स वो स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है ना। स्कीम या गवर्नमेंट की कोई इनिशिएटिव है या किसी पर्टिकुलर बॉडी की वर्किंग है या कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की या किसी एक्ट की बात की जा रही है और उसमें सपोज 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसमें एक जो स्टेटमेंट होता है वो बताता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम का, इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा है कि इट इज लॉन्च्ड बाय या इट इज द इनिशिएटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो दिया हुआ होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होता है। तो इसको आप, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उस केस में आप इसको गलत कंसीडर करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन है वो मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, सही होने की। तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव सही होता है इन जनरल, और कौन सी बॉडी उसको, ठीक है ना, लॉन्च की है, ये जो है किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, ये गलत होता है। तो इस हिसाब से आप अपना एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, एम जो है वो राइट होता है बट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है वो रॉन्ग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन टेक्निक, अगर हम इंटरनेशनल समिट्स की या इंटरनेशनल किसी इनिशिएटिव या ग्लोबल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो वहां भी सेम पैटर्न पाया गया है कि एक तो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ठीक है ना, और दूसरा जो है कि इट इज इनिशिएटिव ऑफ और इट इज लॉन्च्ड बाय, ठीक है ना, या इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में भी आपका जो इंटरनेशनल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेटमेंट में दिया होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग पाया गया है। तो अगर आप मॉक टेस्ट में इसको अटेम्प्ट करके ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, तो आपको जब नॉलेज बिल्कुल वैकेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो आप वैसे केसेस में इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसमें ऐसी पॉजिटिव थिंग का पॉजिटिव और नेगेटिव से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कुछ पॉजिटिव थिंग की बात की जा रही है तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जैसे एग्जांपल सॉइल कंजर्वेशन की कोई टेक्निक की बात की जा रही है तो सॉइल कंजर्वेशन इज ए गुड थिंग, ठीक है ना। तो उसके जो स्टेटमेंट अगर दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, जो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे होंगे, वो स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव थिंग का इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव थिंग का इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है फ्रेंड, तो क्लाइमेट चेंज का क्या है, ऑब्वियसली निगेटिव ही इफेक्ट है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इनका जो इफेक्ट क्या है, निगेटिव है। डिजीज का, ठीक है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर हो गया, ठीक है ना, फ्लड्स हो गए, ठीक है, कोस्टल इरोजन हो गया, ठीक है ना, डिजीजेस हो गए, तो ये सारे क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव थिंग का इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो आप उसमें अगर क्वेश्चन निगेटिव थिंग पे पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो निगेटिव इफेक्ट जो होगा वो आपका सही होगा, और पॉजिटिव थिंग की बात की जा रही है तो उसका जो इफेक्ट होगा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर किसी पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किसी रूलिंग के से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पॉजिटिव पर्सन जो है क्या काम करेगा, वो पॉजिटिव वर्क करेगा, ठीक है ना, अच्छा काम करेगा, और निगेटिव पर्सन जो है वो निगेटिव काम करेगा, ठीक है ना। जैसे औरंगजेब के रिलेटेड सपोज अगर कोई पॉलिसी या कुछ ऐसा पूछा जाता है तो उसमें जो ऑप्शंस जो निगेटिव होंगे वो सारे सही होंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस पैटर्न को, इस ट्रेंड को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो इस वे में आप एक और एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यूपीएससी वर्ड्स के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ प्ले करती है, तो आप बहुत ही अलर्ट रहें क्वेश्चन को पढ़ते समय और स्टेटमेंट को, ऑप्शंस को पढ़ते समय। लैंग्वेज को बहुत ही सावधानी से देखें और स्टेटमेंट का जो टोन है उसको कैच करने की कोशिश करें। क्या इसमें कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें की जा रही हैं, ठीक है, या कुछ रिग्रेसिव या निगेटिव बातें की जा रही हैं। अगर स्टेटमेंट का टोन जो है आपको पॉजिटिव समझ में आता है,
माइल्ड समझ में आता है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर्टिव नहीं है, माइल्ड है, जनरल स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, मतलब कि जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर उस स्टेटमेंट में बात की जा रही है, या एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो करेक्ट होते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि सम का यूज किया जा रहा है, या मे का यूज किया जा रहा है, या कैन बी का अगर यूज किया जा रहा है उस स्टेटमेंट में, तो इस टाइप के स्टेटमेंट जो है जनरली, ठीक है ना, करेक्ट होते हैं, सही होते हैं। और जस्ट इसके वाइसे वर्सा, अगर निगेटिव, अगर स्टेटमेंट का टोन आपको पढ़ के निगेटिव समझ में आ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब जिसका की एक फिक्स स्पेसिफिक मीनिंग है, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल नहीं है, नैरो स्टेटमेंट है, लिमिटेड है, असर्टिव स्टेटमेंट है, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं। तो जहां आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करके आप अपने ऑप्शंस को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एलिमिनेशन टेक्निक है फ्रेंड्स, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड। सी यूपीएससी क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो हमेशा गवर्नमेंट के स्कीम्स को एक पॉजिटिव लाइट में पूछती है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं पूछेगी, ऐसा कोई स्कीम जिसका इफेक्ट क्या हो, निगेटिव हो रहा हो, ठीक है ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम दिया हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है और कई सारे मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप पॉजिटिव स्टेटमेंट को चूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है उस स्कीम के रिगार्डिंग, तो ठीक है ना फ्रेंड्स। और इनिशिएटिव के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बात की है, या किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है। अगर नॉलेज से आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका नॉलेज सपोज, ठीक है ना, काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एक्सपायर हो जा रहा है, तो उस केस में आप इस एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एलिमिनेशन टेक्निक है फ्रेंड्स, कि उसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग डज दिस बट नॉट दिस, ओके, सो एक स्टेटमेंट रहेगा बट नॉट दिस। तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली क्या होते हैं फ्रेंड्स, रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग होते हैं फ्रेंड्स, कि देखिए यूपीएससी जब भी ऑप्शंस क्या कहते हैं देती है आपको, तो वो एंड लॉजिक पे काम करता है। एंड लॉजिक, और जिसने भी थोड़ा साइंस वगैरह पढ़ा होगा, तो एंड गेट में बेसिकली क्या होता है एंड लॉजिक में, कि 0 0 पे 0 0 1 पे भी क्या होता है 0 1 0 पे भी क्या होता है, 2 इनपुट और एक आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 0, और अगर 1 1 तो 1, मतलब कि अगर दोनों स्टेटमेंट, दोनों जो इफेक्ट है अगर ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस डज दिस एंड दिस ऑल्सो, तो ऐसे स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि सपोज कोई भी यहां पे स्टेटमेंट हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग डज दिस बट नॉट दिस, तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक हुआ नेक्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक। और जो लास्ट एलिमिनेशन टेक्निक की मैं बात करने वाला हूं वो फ्रेंड्स, कि सम हैवी वर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर हैवी वर्ड्स जो होते हैं, जो आपको यूपीएससी के सिलेबस में भी मिल जाएंगे, दे आर जनरली करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इन हैवी वर्ड्स का यूज किया गया है तो वो स्टेटमेंट क्या है, जनरली करेक्ट होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो लैंग्वेज, कि कौन सा लैंग्वेज या वर्ड्स को यूज करके यूपीएससी जो है स्टेटमेंट के टोन को चेंज करती है, टेनर को चेंज करती है बेसिकली, और स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ हैवी वर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि जनरली करेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेटमेंट में किसी इनोवेटिव अप्रोच की बात की जा रही है, कुछ पार्टनरशिप की बात की जा रही है, ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन नहीं, पार्टनरशिप, ठीक है ना, कोऑपरेशन की बात की जा रही है, ठीक है ना, या कुछ इंक्लूसिव, सब समावेशी विकास जिसको हम कहते हैं, कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और या फिर डेमोक्रेटिक मीन्स की बात की जा रही है, या फिर होलिस्टिक, मतलब संपूर्ण रूप से, ठीक है ना, ऐसा होलिस्टिक वगैरह वर्ड जो है आपके स्टेटमेंट में यूज हुआ है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, तो किसी स्टेटमेंट में अगर ये सारे वर्ड्स अगर यूज हो फ्रेंड्स, तो वो स्टेटमेंट सही होता है जनरली। उसके अलावा अगर इक्विटी की बात की जा रही है, पॉवर्टी एलिवेशन की बात की जा रही है, इंपावरमेंट की बात की जा रही है, वुमेन इंपावरमेंट की बात की जा रही है, सोशल इंपावरमेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर किसी स्टेटमेंट में लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, पब्लिक के हैंड में पावर ट्रांसफर की बात की जा रही है, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है किसी इंस्टीट्यूशन की, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट वगैरह के टर्म्स में आप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना, लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटी के इंक्लूजन की बात की जा रही है, उनके डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे जो वर्ड्स अगर किसी स्टेटमेंट में आते हैं तो वो उसका टोन जो है बेसिकली पॉजिटिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको जनरली सही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे 10 कॉमन एलिमिनेशन रूल्स हैं फ्रेंड्स। इसको आपको कैसे लर्न करना है, प्रैक्टिस के थ्रू। आप अपने मॉक टेस्ट में इन चीजों को खूब प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद
आप जब एनालिसिस करते हैं अपने मॉक टेस्ट का, तो आप देखिए कहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, कहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तभी आप अपने माइंड को इस फ्रेमवर्क में ढाल पाएंगे और आपका माइंड जो है, ठीक है ना, अगर ऐसे केसेस कहीं बनते हैं आपके प्रीलिम्स के फाइनल पेपर में, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना, कि ये पर्टिकुलर केस अप्लाई हो रहा है तो यहां पे मैं ऐसे कर सकता हूं फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं करते हैं, नहीं सीखते फ्रेंड, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके यूपीएससी के पेपर में 85 या 80 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना फ्रेंड्स। और आज के टाइम में जो यूपीएससी का जो पेपर का पैटर्न जो है, ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में जो मतलब बेस्ट नोन टूल्स जो हैं टॉपर्स के पास, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए कि आप किसी से कंपटीशन में पीछे नहीं रह पाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट if you are new to this channel, okay, IAS Study Solution, and if you have any special queries, okay, then you can contact me, okay, on this following addresses. That's all, ठीक है ना, study hard, all the best, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।